नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसी पोयम के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने वक्त के पूरे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को हिलाकर रख दिया था। अगर आपको लिटरेचर पसंद है या फिर आपके एग्जाम नजदीक है तो आपको ये डीप डाइव बहुत ही पसंद आने वाली है। आज की हमारी पोयम का नाम है पाइड ब्यूटी और इसको लिखा था फेमस पोएट जीएम हॉपकिंस ने, यानी कि जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने। तो सबसे पहले हम इस पोयम के ऑथर और इसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं ताकि हमें समझ आए कि उस वक्त क्या चल रहा था और इस पोयम का एक्चुअली मतलब क्या है। ये पोयम समर 1877 में कंपोज की गई थी जब जीएम हॉपकिंस सेंट ब्यूनोस कॉलेज, जो कि नॉर्थ वेल्स में लोकेटेड है, वहां थियोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे। ये उनके स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल लाइफ का एक बहुत ही फर्टाइल पीरियड था। लेकिन इस पोयम के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है। लिखने के बाद ये पोयम लगभग 30 साल तक पब्लिक के सामने आई ही नहीं। जीएम हॉपकिंस की डेथ के बाद उनके फ्रेंड और उस वक्त के पोएट लॉरेट रॉबर्ट ब्रिजेस ने इसको 1918 में पब्लिश कराया। आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा वेट क्यों? इसका रीजन उस वक्त का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और सोसाइटी का माइंडसेट है। 19th सेंचुरी के विक्टोरियन एरा में लोग परफेक्ट, यूनिफॉर्म और स्पॉटलेस ब्यूटी को ही सबसे ऊपर मानते थे। विक्टोरियन माइंडसेट में प्लेटोनिक आइडल्स ऑफ ब्यूटी छाया हुआ था, जहां प्योर सिमेट्री को ही डिवाइन माना जाता था। अगर नेचर में कोई चीज मल्टी कलर्ड है, पाइड है यानी कि धब्बेदार है या डैपल्ड है, तो लोग उसको फ्लॉड या फिर अगली समझते थे। लेकिन जीएम हॉपकिंस की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। उन्होंने पाइड ब्यूटी लिखकर उस वक्त के एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स को एक्टिवली चैलेंज किया। उन्होंने डेलिबरेटली इम्परफेक्ट, इर्रेगुलर और अजीब लगने वाली चीजों को एलिवेट किया। उनका आर्गुमेंट ये था कि नेचर में जो चीजें वैरायटी रखती है, इर्रेगुलर है या चेंजेबल है, उनमें एक अलग ही डिवाइन ब्यूटी होती है। वो उन धब्बेदार चीजों को किसी फ्लॉ की तरह नहीं देखते, बल्कि उन्हें गॉड की इन्फिनिट क्रिएटिविटी का सबसे प्रोफाउंड एक्सप्रेशन मानते हैं। ये पोयम बेसिकली एक प्रेयर या फिर डॉक्सोलॉजिकल इम्पेरेटिव की तरह शुरू होती है। इसकी ओपनिंग लाइन है, ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डैपल्ड थिंग्स, और पोयम का एंड भी गॉड को प्रेज करने का एक कमांड, प्रेज हिम से होता है। जीएम हॉपकिंस हमें ये सिखाना चाहते हैं कि यूनिवर्स में जो गॉड परफेक्टली अनचेंजिंग और एटर्नल है, उनकी ग्रेटनेस और ब्यूटी को इन बदलती हुई मल्टी कलर्ड और हाईली वैरिड फिजिकल चीजें के थ्रू सबसे अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो ये था इस पोयम और जीएम हॉपकिंस हमारे पोएट का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और कंटेक्स्ट। अब चलिए फटाफट से इस पोयम को लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। आपको बस आराम से बैठना है और इस पोयम की इमेजरी को अपने माइंड में विजुअलाइज करना है। हर एक लाइन को हम तोड़ तोड़ कर समझेंगे कि आखिर पोएट कहना क्या चाहते हैं। ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डैपल्ड थिंग्स, ये पोयम की ओपनिंग लाइन है और ये सीधे एक रिलीजियस प्रेयर या डॉक्सोलॉजिकल इम्पेरेटिव की तरह शुरू होती है। यहाँ हॉपकिंस गॉड को प्रेज कर रहे हैं उन सभी डैपल्ड यानी धब्बेदार, स्पॉटेड या मल्टी कलर्ड चीजों के लिए। ये लाइन डायरेक्ट उस वक्त के विक्टोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर एक स्ट्राइक थी, जो कहते थे कि ब्यूटी सिर्फ स्पॉटलेस और परफेक्ट चीजों में होती है। फॉर स्काइज ऑफ कपल कलर एज अ ब्रांडेड काउ, इस लाइन में एक बहुत ही स्ट्राइकिंग कंपैरेटिव इमेज आती है, यानी एक सिमिली का यूज किया गया है इसके अंदर। पोएट ऊपर आसमान यानी स्काईज को देखते हैं जिसमें दो कलर्स मिक्स्ड है। शायद ये सनसेट का टाइम है या फिर नीले आसमान के ऊपर सफेद बादल घूम रहे हैं, और वो इस मेजेस्टिक आसमान को एक ब्रांडेड यानी स्ट्रिक्ड और स्पॉटेड गाय यानी काऊ के साथ कंपेयर करते हैं। सोचिए, एक तरफ इतना बड़ा सेलेस्टियल आसमान और दूसरी तरफ एक हम्बल जमीन पर चलने वाली गाय। उन्होंने हाई और लो दोनों को जोड़कर बताया कि गॉड की ब्यूटी हर जगह अवेलेबल है। फॉर रोज मोल्स ऑल इन स्टिपल अपॉन ट्राउट दैट स्विम। अब हम उस आसमान से पानी के अंदर आते हैं। यहाँ पोएट एक ट्राउट, एक मछली को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो तैर रही है। उस मछली के स्केल्स पर पिंकिश या फिर रेडिश स्पॉट होते हैं। हॉपकिंस इन स्पॉट को रोज मोल्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, रोज जो कि सुप्रीम ब्यूटी का सिंबल है, और मोल यानी तिल या फिर दाग जो कि एक ब्लेमिश माना जाता है। इन दोनों को मिलाकर वो समझाते हैं कि ये दाग नहीं, गॉड की आर्ट है। स्टिपल एक पेंटिंग टेक्निक होती है जहाँ छोटे छोटे डॉट्स बनाए जाते हैं। मछली पर ये डॉट्स ऐसे लगते हैं जैसे किसी पेंटर ने जानबूझकर
मेटिकुलसली इनको पेंट किया हो। फ्रेश फायर कोल, चेस्टनट फॉल्स, फिंचेस विंग्स, ये लाइन सेंसरी इमेज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब एक चेस्टनट पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरता है और फट जाता है, तो उसके अंदर का नया हिस्सा आग के धधकते हुए कोयले, फ्रेश फायर कोल जैसा ग्लोइंग रेडिश ब्राउन दिखता है। ये उस फॉलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी का मेटाफर है। और फिर वो उस विविड कलर को एक छोटी चिड़िया, एक फिंच के मल्टी कलर्ड पंखों के साथ पेयर करते हैं। लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पीस्ड, फोल्ड, फैलो एंड प्लो। अब कैमरा वाइल्ड नेचर से हटकर ह्यूमन एग्रीकल्चर पर आता है। ऊपर से देखने पर खेती वाली जमीन एक पैचवर्क क्विल्ट जैसी लगती है, जिसे इंसानों ने अलग अलग हिस्सों में प्लॉट किया हुआ है, अलग अलग हिस्सों में पीस किया हुआ है। जमीन को तीन हिस्सों में बांटा गया है यहाँ पर। फोल्ड, जहां जानवर रखे जाते हैं। फैलो, जो जमीन आराम के लिए खाली छोड़ दी जाती है। और प्लो, जहां खेती के लिए मिट्टी को खोदा जाता है। हॉपकिंस दिखाते हैं कि इंसानों का नेचर में इंटरफेरेंस भी एक पैटर्न और ब्यूटी क्रिएट करता है। एंड ऑल ट्रेड्स, देयर गियर एंड टैकल एंड ट्रिम। इस लाइन के साथ प्रेज का स्कोप और बड़ा हो जाता है। हॉपकिंस यहाँ ह्यूमन इंडस्ट्री, मेहनत और हर तरह के ट्रेड ऑक्यूपेशन को इंक्लूड करते हैं। इंसान जो भी टूल यूज करता है, जैसे उनका गियर, मछली पकड़ने का टैकल और काम करने का ट्रिम, वो सब भी गॉड के डैपल्ड क्रिएशन का ही हिस्सा है। ह्यूमन लेबर भी डिवाइन इंजेनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ तक पोयम का फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है, जो सिर्फ फिजिकल चीजों के ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। अब पोयम एक कॉन्सेप्चुअल टर्न लेती है, जिसे हम वोल्टा कहते हैं। ऑल थिंग्स काउंटर, ओरिजिनल, स्पेयर, स्ट्रेंज। इस सेकंड स्टैंजा में पोएट फिजिकल ऑब्जेक्ट से हटकर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज को प्रेज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हर वो चीज काउंटर है, यानी एक्सपेक्टेड नॉर्मल के अपोजिट है। ओरिजिनल, यूनिक है। स्पेयर, रेयर या इजीली ओवरलुक हो जाने वाली है। और स्ट्रेंज, यानी कि अजीब है। वो सब ब्यूटीफुल है। ये लाइन डायरेक्टली उन सब लोगों, उन चीजों को एम्ब्रेस करती है जो सोसाइटल मोल्ड्स में फिट नहीं हो पाते हैं। वॉट एवर इज फिकल, फ्रिकल्ड, हु नोज हाउ। नेचर में जो कुछ भी फिकल, यानी चेंजेबल या फिर अनप्रिडिक्टेबल, और फ्रिकल्ड, यानी कि धब्बेदार है, पोएट उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बीच में ब्रैकेट में लिखा हुआ है हु नोज हाउ, एक बहुत ही पावर, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। ये दर्शाता है कि चाहे हम नेचर की कितनी भी डीपली स्टडी कर लें, गॉड के इस क्रिएशन की मैकेनिक्स हमेशा इंसान के इंटेलेक्ट से आगे अनफैथमेबल मिस्ट्री बनी रहेगी। विथ स्विफ्ट स्लो, स्वीट सार, अडाजल डिम। इस लाइन में हॉपकिंस रैपिड ब्रेथ में अपोजिट्स की एक लिस्ट देते हैं। स्पीड, यानी कि स्विफ्ट स्लो, टेस्ट यानी कि स्वीट सार, और लाइट यानी कि अडाजल डिम। ध्यान दीजिए कि इन्होंने यहाँ पर या फिर और जैसे कंजक्शंस का यूज नहीं किया। इस टेक्निक को एसेंडोटोन कहते हैं। अपोजिट्स को बिल्कुल एक साथ रखकर वो ये बता रहे हैं कि लाइफ के सारे कंट्रास्टिंग एक्सपीरियंस एक ही डिवाइन सोर्स से आते हैं। ही फादर्स फोर्थ हुज ब्यूटी इज पास्ट चेंज, ये पोयम का अल्टीमेट थियोलॉजिकल रेजोल्यूशन है। ही फादर्स फोर्थ का मतलब है गॉड इस यूनिवर्स को लगातार एक्टिवली जनरेट और क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, ये दुनिया जो दब्बेदार है, कॉन्स्टेंटली डिके और चेंज हो रही है, उसको क्रिएट करने वाले गॉड की खुद की ब्यूटी पास्ट चेंज है। यानी गॉड इटर्नल, इम्यूटेबल और परफेक्टली कांस्टेंट है। उनका चेंजिंग नेचर ही इस दुनिया की अनएंडिंग वैरायटी का सोर्स है। प्रेज हिम। आखिर में हम आते हैं पोएम की लास्ट लाइन पर। छोटी सी लाइन, दो वर्ड की लाइन। ये हेविली इंटेंडेड, राइट साइड शिफ्ट की हुई है, और बहुत ही छोटी सी हाफ लाइन एक कर्टल सोनेट का टेल पीस है। ये सिर्फ एक सिंपल डायरेक्ट कमांड है, जो एक प्रेयर के कंक्लूड आमीन की तरह पढ़ी जाती है। ये सेंटेंस लिसनर को वापस पोएम की फर्स्ट लाइन के साथ डॉक्सोलॉजिकली कनेक्ट कर देता है। तो ये थी पाइड ब्यूटी के इन डेप्थ लाइन बाय लाइन एनालिसिस। चलिए फटाफट से इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। अब तक हमने पोएम का मीनिंग समझा, लेकिन अब हम देखेंगे हॉपकिंस ने इस पोएम को कैसे बनाया है। क्योंकि उनका लिखने का तरीका, उनके स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स अपने आप में एक एवोल्यूशन को दिखाते हैं। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा कि ट्रेडिशनल पेट्रियार्कन सोनेट में एग्जैक्टली 14 लाइंस होती हैं। 8 लाइन का एक ऑक्टेव होता है,
6 लाइन का एक सेस्टेट होता है और इन दोनों के बीच में एक वोल्टा आता है। लेकिन पाइड ब्यूटी एक स्टैंडर्ड पोयम नहीं है। हॉपकिंस हमेशा नए एक्सपेरिमेंट्स करते थे और इस पोयम के लिए उन्होंने एक बिल्कुल नया फॉर्म इन्वेंट किया जिसे कर्टल सोनेट कहा जाता है। कर्टल का मतलब होता है कर्टेल्ड यानी छोटा किया हुआ। हॉपकिंस को मैथ और स्ट्रिक्ट प्रोपोर्शंस का बहुत शौक था। उन्होंने 14 लाइंस की सोनेट को मैथमेटिकली कंडेंस करके उसकी एग्जैक्ट 3/4 लेंथ निकाली, जो कि मैथमेटिकली 10.5 लाइंस बनती है। इसलिए इस पोयम में पहला स्टेंजा 6 लाइन का, दूसरा स्टेंजा 4 लाइन का यानी 6 और 4 10, और आखिर में एक हाफ लाइन, एक छोटा सा टेल पीस आता है प्रेज हिम, जो कि आधी लाइन है, जो इसे मिलाती है और बनाती है 10.5। अब सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये मिनिएचराइजेशन सिर्फ एक टेक्निकल शो ऑफ नहीं था। हॉपकिंस इस मल्टी कलर्ड धब्बेदार दुनिया की इतनी सारी डिटेल्स को एक बहुत ही टाइट कंप्रेस स्पेस में फिट करना चाहते थे, ताकि पढ़ने वाले को एक इंटेंस मैग्निफिकेशन और कंसंट्रेशन का एहसास हो। इसके बाद आती है पोयम की बीट और रिदम। विक्टोरियन एरा में ज्यादातर पोएट्स आयम्बिक पेंटामीटर यूज करते थे, जो बिल्कुल एक घड़ी की टिक टॉक जैसी सेट होती है और काफी प्रिडिक्टेबल होती है। हॉपकिंस को ये बहुत ही बोरिंग और आर्टिफिशियल लगती थी, इसलिए उन्होंने स्प्रंग रिदम नाम का एक नया सिस्टम इन्वेंट किया। स्प्रंग रिदम में सिलेबल्स काउंट नहीं किए जाते, सिर्फ हेवी स्ट्रेसेस या डाउन बीट्स काउंट किए जाते हैं। यह रिदम एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग की तरह होती है, जिसमें एनर्जी भरी होती है। आप समझ रहे, एक स्प्रिंग को जब ऐसे कंप्रेस कर दिया जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी काफी होती है, जैसे ही आप उसे छोड़ोगे वो एकदम से खुल जाएगी। जब आप इसे पढ़ते हैं तो लाइंस में एक सडन जॉल्ट, एक्सप्लोसिव स्टार्ट और एब्रप्ट स्टॉप्स आते हैं। हॉपकिंस का मानना था कि उनकी पोएट्री को पेपर पर आंखों से साइलेंटली नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इसको कानों के लिए लाउडली रिसाइट करना चाहिए। इस एक्सप्लोसिव रिदम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने हेवी एलिट्रेशन और फ्रेश फायरकोल जैसे हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स का यूज किया है, ताकि कम से कम शब्दों में मैक्सिमम मीनिंग और मैक्सिमम एनर्जी पैक की जा सके, जैसे कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर होती है। लेकिन क्या उस वक्त की सोसाइटी इस टेक्निकल जीनियस को समझ पाई? यहाँ हम आते हैं इस पोयम के लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर। जब 1918 में हॉपकिंस की डेथ के लगभग 30 साल बाद उनके फ्रेंड, उस वक्त के पोएट लॉरेट रॉबर्ट ब्रिजेस ने इस कलेक्शन को पब्लिश किया, तो उन्होंने बुक के शुरू में एक डिस्क्लेमर या फिर एक प्रीफेस लिख दिया। ब्रिजेस हालांकि उनके दोस्त थे, पर उन्होंने हॉपकिंस को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। उन्होंने इन पोएम्स को ऑडिटी और ऑब्सक्योरिटी यानी कि अजीब और अनक्लियर कहा, और कुछ राइम स्कीम्स को डिस्ट्रेसिंग, हिडियस और वल्गर तक भी कह दिया। ब्रिजेस का ट्रेडिशनल माइंड इस नए एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1918 में वर्ल्ड वॉर वन के बाद पूरी दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी थी। यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स काफी ज्यादा फेमस थे। नई जनरेशन एक टूटी हुई कॉम्प्लेक्स दुनिया में जी रही थी। जब उन्होंने हॉपकिंस के ये इर्रेगुलर, डैपल्ड और रूल्स को तोड़ने वाले स्टाइल को पढ़ा, तो उन्हें इसमें एक अलग ही मॉडर्न और पावरफुल आवाज सुनाई दी। आज के लिटरेरी क्रिटिक्स जीएम हॉपकिंस को एक आम विक्टोरियन पोएट नहीं, बल्कि मॉडर्निस्ट पोएट का एक बहुत बड़ा पाइनियर मानते हैं, एक प्रीकर्सर मानते हैं, जिसने लिटरेचर के सारे पुराने रूल्स को तोड़कर एक नया रास्ता बनाया था। तो दोस्तों, पाइड ब्यूटी सिर्फ नेचर की तारीफ में लिखी गई एक सिंपल सी पोयम नहीं है, ये एक चैलेंज है। ये हमें सिखाती है कि परफेक्शन की तलाश में हमें उन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए जो धब्बेदार है, अजीब है या बदलती रहती है। चाहे आसमान के बदलते रंग हो, खेती की जमीन का पैचवर्क हो, या इंसानों की इम्परफेक्शंस हो, इस डैपर्ड और बदलती हुई दुनिया में ही उस डिवाइन क्रिएटर की अनचेंजिंग ब्यूटी छिपी हुई होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो इरेगुलरिटी और वैरायटी कोई फ्लॉ नहीं, बल्कि गॉड का सबसे मास्टरफुली पेंटेड कैनवास है। उम्मीद है आपको जीएम हॉपकिंस की ये ब्यूटीफुल पोयम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल और डिटेल्ड मोर देन समरी वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।